So hello everyone, today we are going to see textbook question number 7, admission of partner. If you see this question carefully, अगर ये क्वेश्चन आप केयरफुली देखते हो तो देखिए फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन नंबर 7, मेधा एंड राधा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:1, मतलब इनका हमें ओल्ड रेशो दिया है 3:1। और अगर इसी प्रॉब्लम के एडजस्टमेंट नंबर 4 को अगर आप देखते हो तो देखिए न्यू रेशो इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 3/5, 1/5 और 1/5, मतलब वो हो गया 3:1:1। तो स्टूडेंट्स ये हमेशा याद रखो, अगर किसी भी एडमिशन ऑफ पार्टनर के प्रॉब्लम में ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों भी आपको अगर दिया होगा तो इस प्रॉब्लम में आपको उनका जो गुडविल है, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, वो गुडविल आपको सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ये किधर आपको मेंशन नहीं किया होता है कि यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल इन सैक्रिफाइस रेशो। ये आपको जानना है और ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। व्हेनेवर इन एनी एडमिशन ऑफ पार्टनर प्रॉब्लम ओल्ड रेशो एज वेल एज न्यू रेशो इज गिवन, इन दैट प्रॉब्लम गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशो। और इसीलिए देखो, मैं सबसे पहले आपको सैक्रिफाइस रेशो निकाल के दिखाता हूँ और अकॉर्डिंग टू सैक्रिफाइस रेशो इस प्रॉब्लम में हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो सी द वर्किंग नोट। सो वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला याद रखो, सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब कुछ स्टूडेंट का कहना होता है कि सर एग्ज़ाम के वक्त हम भूल जाते हैं कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो है या न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो है। तो ये याद कैसे रखना है, देखो वेरी सिंपल, एक सन का स्पेलिंग आपको पता होगा, सन, ओके, SON ये सन का स्पेलिंग है, वो बस वो स्पेलिंग याद रखो, आपको ये बायहार्ट हो जाएगा। दैट इज सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। देखो S फॉर सैक्रिफाइस इज इक्वल टू O ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो का N। तो SON अगर आपको याद रह गया तो सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला याद रह जाएगा। तो गेन रेशो इसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट है, दैट इज गेन रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो अगर आप ये SON वर्ड याद रखोगे तो आपको सैक्रिफाइस रेशो याद रह जाएगा। अब देखिए ओल्ड रेशो है 3:1 और न्यू रेशो है 3:1:1। तो मैं सबसे पहले मेधा का सैक्रिफाइस रेशो निकाल रहा हूँ। तो अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से मेधा का ओल्ड रेशो निकालूँ तो ओल्ड रेशो कैसा होगा, देखो मेधा का 3:1 है, इसका मतलब टोटल शेयर 4 हो गए, 4 में से 3 मेधा के थे, तो ये हो गया 3/4 सॉरी। और अगर मैं न्यू रेशो में मेधा का हिस्सा देखूंगा तो वो है 3:1:1, मतलब टोटल 5 हिस्सों में से मेधा का 3 शेयर है, तो वो हो गया 3/5। सो 3/4 माइनस 3/5 मुझे करना है, सो दैट मुझे मेधा का सैक्रिफाइस रेशो पता चल जाएगा। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेगा डिनोमिनेटर को, देन 3 मल्टीप्लाई करेगा 5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस 3 मल्टीप्लाई करेगा 4 को। सो 3/5 15, 3/4 12, 15 माइनस 12 3 हो गया, और डिनोमिनेटर आएगा 4/5 20, सो 3/20। इसी तरह हम राधा का सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं। अगेन देखो, अगर मैं राधा का ओल्ड रेशो में अगर मैं राधा का फ्रैक्शन ढूंढूं तो राधा का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। वाई 1/4? बिकॉज 3:1 में टोटल हिस्से हो गए 4, उसमें से राधा का 1 है, तो राधा का ओल्ड रेशो हो गया 1/4। और अगर न्यू रेशो में मैं राधा का शेयर देखूं तो टोटल 5 हिस्सों में से राधा का अगेन 1 शेयर है, सो 1/5। अगेन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो आई विल गेट 5 1 ज़ा 5 माइनस 1 4 ज़ा 4, सो 5 माइनस 4 1/20। बस अब ये डिनोमिनेटर को 2 मिनट के लिए साइड में रख दो, आपका सैक्रिफाइस रेशो हो गया 3:1, और इसलिए गुडविल 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1 रेशो।
तो आप बोलोगे यार सर इस प्रॉब्लम में ऑलरेडी उनका ओल्ड रेशो तो 3:1 है ही। देखो ये अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बोलो, इसमें दोनों भी सेम आ गए, लेकिन नॉट नेसेसरी ये हर प्रॉब्लम में होगा। तो हमेशा याद रखो, जब भी किसी प्रॉब्लम में ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों दिया होगा तो इस तरह आपको सैक्रिफाइस रेशो निकालना है, और उसी सैक्रिफाइस रेशो में आपको नए पार्टनर ने लाया हुआ गुडविल पुराने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इस प्रॉब्लम में और एक चीज़ है, और देखो लास्ट एडजस्टमेंट, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन न्यू रेशो थ्रू लोन। मतलब इनका कैपिटल आपको एडजस्ट करना है न्यू रेशो के हिसाब से, और जो भी एक्सेस अमाउंट आएगा वो आपको लोन में ट्रांसफ़र करना है। ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया है। तो चलो पहले न्यू रेशो के हिसाब से इनका कैपिटल एडजस्ट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल, न्यू प्रॉफिट 3:1 है देखो, और कृतिका जो नई पार्टनर है वो कैपिटल लेके आई है 40,000। अब ये क्यों लिखना ज़रूरी है, बिकॉज कृतिका का बेस लेके ही हम बाकी दो पार्टनर का कैपिटल बनाने वाले हैं। सो 3:1 में 1 शेयर के लिए कृतिका 40,000 लेके आ रही है। सो फॉर 1 शेयर 40,000, इसका मतलब राधा को भी अपना कैपिटल 40,000 मेंटेन करना होगा, और क्योंकि मेधा का शेयर 3 है तो उसे अपना कैपिटल मेंटेन करना है 1,20,000। तो इस तरह देखो मैंने न्यू कैपिटल भी बना लिया, दैट इज़ 1,20,000, 40,000 एंड 40,000। तो 2 वर्किंग नोट मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं 1 बाय 1 पोस्टिंग करता हूँ। अब इस प्रॉब्लम में और कुछ नहीं है, देखो वेरी सिंपल प्रॉब्लम है। तो जैसे ही आप कैपिटल निकालते हो, देखो ये जब भी किसी प्रॉब्लम में ये कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा, उस प्रॉब्लम में जैसे आप कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल निकालते हो, इमीडिएट पहले उसका आपको पोस्टिंग करना है। पहले पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000, 40,000 एंड 40,000, और इसका इमीडिएट सेकेंड एंट्री बैलेंस शीट में कैपिटल में लिखोगे आप 1,20,000, 40,000 एंड 40,000, टोटल 2 लाख रुपीज़। अब इसके बाद मैं 1 बाय 1 एडजस्टमेंट टिक मार्क कर लेता हूँ। किस पे एडजस्टमेंट है देखो। सो एडजस्टमेंट है डेटर पे, उसके बाद फर्नीचर पे है, स्टॉक पे है, और प्लांट एंड मशीनरी पे है। सो चारों को मैंने पहले टिक मार्क कर लिया। मैं क्यों टिक मार्क किया, क्योंकि इनका जब मैं पोस्टिंग करूँगा तो इनको मैं इनर कॉलम में लिखूँगा और नीचे एक लाइन छोड़ दूँगा। सो फर्स्ट इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम द एसेट साइड, तो सबसे पहले कैश है देखो 78,000, और एज अ वर्किंग नोट मैं कैश अकाउंट बना रहा हूँ। देखो अगेन मैं बता दूँ, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपको हर एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैश अकाउंट बनाना होगा, वो आपका वर्किंग नोट है। आप चाहो तो कैश अकाउंट बनाओ, अदरवाइज कैश में होने वाली सब एंट्री आप वर्किंग नोट में 1 बाय 1 एक के नीचे एक लिख के फिर फाइनल अमाउंट आप असेट में दिखा सकते हो। सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको कैश अकाउंट बनाना होगा। लेकिन मैंने अभी तक जितने प्रॉब्लम पढ़ाए हैं, मैंने बच्चों को ये आदत लगाई है कि आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैश अकाउंट बनाना है। तो चलो कैश अकाउंट बना के पहला पोस्टिंग कर लेते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,000, देन 1 बाय 1 डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर में इनर कॉलम में लिखूंगा, और लैंड एंड बिल्डिंग आउटर कॉलम में। सो डेटर 64, स्टॉक 40, प्लांट एंड मशीनरी 60, फर्नीचर 22 एंड लैंड एंड बिल्डिंग 32। मूविंग टू लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तीनों लाइबिलिटी एज इट इज़ लाइबिलिटी में जाएगा, उस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो क्रेडिटर, बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 एंड 40,000, और जनरल रिजर्व जो 16,000 है वो जनरल रिजर्व पुराने पार्टनर का है। तो 16,000 को मैं 3:1 रेशो में, देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें न्यू रेशो दिया है सर, तो ये न्यू रेशो में बांटना चाहिए, नहीं। जनरल रिजर्व पुराने पार्टनर का, पिछले सालों में उन्होंने जितना भी प्रॉफिट कमाया था उसमें से कुछ पैसा उन्होंने बचा के रखा था, दैट इज़ जनरल रिजर्व। तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्योंकि अभी एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है। सो बेटर है अपना अपना जमा हुआ पैसा ले लेते हैं। तो वो एंट्री में पास कर रहा हूँ बाई जनरल रिजर्व 12,000 एंड 4,000। सो बैलेंस शीट का पोस्टिंग मेरा खत्म हो गया। 1 बाय 1 मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। सबसे पहला एडजस्टमेंट, कृतिका ने आते समय कैपिटल आया, आपको पता है।
अभी तक जितने एडमिशन ऑफ पार्टनर के प्रॉब्लम मैंने आपको पढ़ाए सब में ये एंट्री कभी भी चेंज नहीं हुई। ये एंट्री हमेशा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में होती है बाय कैश और कैश अकाउंट के डेबिट में होगी टू कृतिका कैपिटल। देन मैंने गुडविल देखो 2500 लाया और मैंने अभी आपको रेशो निकाल के दिखाया दैट इज सैक्रिफाइस रेशो 3:1 आया। सो 2500 को अगर मैं 3:1 में डिवाइड करूँ सो देखो मेरा गुडविल का एंट्री हो जाएगा 1875 मेधा को मिलेगा और 625 राधा को। ये मैंने 3:1 में गुडविल को डिवाइड किया है। सेकेंड एंट्री अगेन मैं कैश में करूँगा। सो मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट खत्म हो गया ना। 1 बाय 1 अभी मैं सिर्फ रीवैल्यूएशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में होने वाले चेंजेस देखेंगे हम लोग। जैसे 5% डेटर है तो डेटर का वैल्यू देखो, डेटर का वैल्यू है 64,000। 64,000 का 5% है RDD दैट इज़ 3,200 एंड एज यू नो हम RDD डेटर में से माइनस करते हैं और क्योंकि ये फर्म के लिए लॉस है और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको आप प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट कह सकते हो या रिवैल्यूएशन कह सकते हो, वो नॉमिनल अकाउंट होने की वजह से उसके डेबिट में एंट्री होगा 3,200 का। सो ये देखो पहले 3,200 मैंने बैलेंस शीट में माइनस कर दिए और सेकेंड एंट्री मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में करूँगा 2 RDD 3,200। माई नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज अबाउट फर्नीचर। फर्नीचर डेप्रिसिएटेड बाई 20%। फर्नीचर का वैल्यू देखिए 22,000 है। 22,000 का 10% होगा 2,200, 20% होगा 4,400। सो डिडक्ट कर रहे हैं 4,400, आउटर में 17,600 एंड अगेन ये हमारे इनके फर्म के लिए लॉस है। सो हम डेबिट में शो करेंगे टू फर्नीचर 4,400। आफ्टर दैट फिफ्थ एडजस्टमेंट स्टॉक एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी एप्रिसिएटेड बाय 20%। तो स्टॉक एप्रिसिएट करते हैं 5% से, तो 40,000 का 5% 2,000 हो गया, टोटल 42। अब देखो ये फर्म के लिए प्रॉफिट है बिकॉज आपका एसेट एप्रिसिएट हो रहा है, एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है। तो ये एंट्री हम नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट में करेंगे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होने की वजह से ये एंट्री मैं उसके क्रेडिट में करूँगा बाय स्टॉक 2,000। जितना भी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज वही आपको P&L एडजस्टमेंट में दिखाना है। इसी तरह आपका प्लांट एंड मशीनरी 20% से अप्रिसिएट हुआ देखो, तो 60,000 का 20% 12,000, आउटर में 72,000, 12,000 से इंक्रीज हुआ है, एप्रिसिएशन हुआ है, प्रॉफिट है फर्म के लिए, क्रेडिट में आएगा। सो इन दिस वे मेरा टोटल बैलेंस शीट का पोस्टिंग भी ख़त्म हो गया और मेरा सब एडजस्टमेंट भी ख़त्म हो गया ना। 1 बाय 1 हम क्लोज करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए क्रेडिट की साइड हेवी है 14,000, सेम 14,000 डेबिट में, देन 14,000 माइनस 3,200 एंड 4,400 अगर मैं करता हूँ तो आई विल गेट 6,400। अगेन ये सिर्फ पुराने, देखो प्रॉब्लम में न्यू रेशो दिया है बट ये न्यू रेशो का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ कैपिटल निकालने के लिए, एडजस्टेड कैपिटल के लिए उसका यूज़ हो गया और सैक्रिफाइस रेशो निकालने के लिए हमने उसका यूज़ किया है। तो 6,400 मैं सिर्फ पुराने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा 3:1 में। सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4,800 एंड 1,600 मेधा और राधा को मिलेगा। ये डेबिट में आ गया है तो ये एंट्री जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। बाय प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट 4,800 एंड 1,600। इन दिस वे मेरा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब मुझे लास्ट एडजस्टमेंट में क्लियरली इंडिकेट किया है कि मुझे इनका कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है लोन के साथ। मतलब अब जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करूँगा तो जो भी एक्सेस अमाउंट आएगा, अगर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में बैलेंस आता है तो उसे मैं लाइबिलिटी में शिफ्ट करूँगा एज अ लोन, और अगर क्रेडिट में बैलेंस आता है तो मैं उसे असेट में शिफ्ट करूँगा। ओके, ये याद रखो, लोन अकाउंट ट्रांसफ़र टू लोन अकाउंट एंड ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में बताया गया होगा तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में अगर वो एक्सेस अमाउंट आता है तो लोन या करंट अकाउंट रहेगा तो आप उसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में शो करोगे, और अगर पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बैलेंस आता है
तो लोन या करंट में ट्रांसफ़र करने बोला होगा तो आप उसे बैलेंस शीट में असेट में शो करोगे, ये हमेशा याद रखो। चलो क्लोज करते वन बाय वन। पहले कृतिका का दोनों साइड हेवी देखो, सॉरी सेम है, 40,000 नो बैलेंस। देन अगर राधा का मैं डेबिट साइड देखूँ तो 40,000, लेकिन क्रेडिट साइड में आई थिंक इट इज़ 46,225। सेम मैं डेबिट में लिखूँगा। और अगर मैं मेधा का टोटल करूँ तो उसका भी क्रेडिट साइड हेवी है, 132, 136, 137, 138, 675। अब ये दोनों अमाउंट मैं डेबिट में लिख रहा हूँ। और इसमें से जो ऊपर का मतलब मेधा का 138, 675 में से ऊपर का 1,20,000 में माइनस करूँगा, और राधा का 46,225 में से मैं ऊपर का 40,000 माइनस करूँगा। सो आई विल गेट बैलेंस एंड दैट बैलेंस विल बी शिफ्टेड टू लोन अकाउंट। तो देखो 18,675 एंड 6,225 लोन अकाउंट आया है, डेबिट साइड में आया है पार्टनर्स कैपिटल के, तो ये जाएगा लाइबिलिटी साइड। सो लोन अकाउंट मेधा एंड राधा, आउटर कॉलम 24,900। सो इन दिस वे मेरे सब अकाउंट क्लोज हो गए, ओनली कैश बाकी है। देखो कैश को भी क्लोज करेंगे हम, टैली कर लेते हैं, पहले टोटल कर लेते हैं। सो इफ आई सी द टोटल ऑफ माई लाइबिलिटी दैट इज 280 प्लस 80 प्लस 20 मतलब 3,00,000, 344,900 आया है लाइबिलिटी का टोटल। असेट का टैली करने से पहले मुझे कैश क्लोज करना होगा। कैश का डेबिट साइड है 1,20,500, सेम आई विल राइट टू द क्रेडिट साइड। ऊपर कोई भी अमाउंट नहीं है तो सेम अमाउंट आई विल राइट देयर बाय बैलेंस कैरी डाउन। और कैश आपको पता है असेट है, असेट साइड में शिफ्ट होगा 1,20,500। अब मेरे असेट का टोटल भी 344,900 आना चाहिए। देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट, देखिए 800, 600, 1,400 प्लस 5, 900 मतलब 1,900 तो आ रहा है, तो 900 आ गया, 1,000 कैरी। 61 एंड 263, 103, 175 और 17, 192 और 2, 194 एंड 30, 224, 224 एंड 20, 244 एंड 1 लाख, 3,44,900। आप ये कैलसी से चेक कर सकते हो। सो इन दिस वे ये मेरा एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक ही प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक का बचा था, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। सो टेक्स्ट बुक के टोटल 1 से लेके 10 तक 10 प्रॉब्लम मैंने मेरे अकाउंट ट्रिक्स चैनल में अपलोड कर दिए। अब आने वाले एक हफ्ते में मैं आपको फरवरी 2020 को जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था, फरवरी 2020 का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था, उसमें बीके का पेपर 2 मार्च को हुआ था। तो 2 मार्च के पेपर में एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो प्रॉब्लम आया है वो आने वाले वीक में मैं मेरे चैनल में अपलोड करने वाला हूँ, तो एक बार उसे भी देख लो। और जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप ये सब वीडियो शेयर करो, लाइक करो, और अगर आप अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।